Hello everyone. Today we are going to start our fourth unit, that is Principle of Constitutional Interpretation. आज हम चौथा यूनिट जो कि MCBU लॉ सिलेबस का है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें 6 डॉक्ट्रिन्स पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो पहला डॉक्ट्रिन हमें पढ़ना है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन used by courts to resolve conflicts between two or more provisions of the statute or the constitution, so that each provision is given effect without rendering any of them redundant or ineffective. तो यह एक नियम है संवैधानिक निर्वचन का, जो कि न्यायालयों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर 2 या 2 से अधिक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट्स, विरोधाभासी जो कानून होते हैं, वो एक दूसरे के सामने कभी आ कर के खड़े हो जाएं, तब बिना किसी को इनवैलिडेट करते हुए आगे बढ़ा जा सके। डेफिनेशन को अगर आप समझने की कोशिश करें, द डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एम्स टू इंटरप्रेट apparently conflicting provisions in a way that reconciles them and gives them effect, या gives effect to all of them. The doctrine of harmonious construction जो है, एम, उसका उद्देश्य ही यही होता है, एम यही होता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को, विरोधाभासी जो प्रोविजंस हैं किसी भी कानून में, उनको रिकंसाइल किया जा सके, उनको एक मत किया जा सके। की प्रोविजंस को अगर आप देखेंगे, नो प्रोविजन शुड बी रेंडर्ड यूजलेस और वॉइड। ये हमारा बेसिक अजम्पशन भी है कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन, कानून बनाता है तो वो वैलिड होगा, ऐसा न्यायालय मानेगा। इसीलिए जब न्यायालय इंटरप्रिटेशन करेगा, निर्वचन करेगा, तो वो किसी भी कानून को, किसी भी प्रोविज़न को वाइड या यूजलेस नहीं घोषित करेगा। दूसरी बात, ऑल प्रोविजंस मस्ट बी रेड टुगेदर एंड इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू ऑल। तो सभी प्रावधान जो है उनको साथ में पढ़ा जाना चाहिए और उनको फिर इफेक्ट दे देना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। द इंटरप्रिटेशन मस्ट अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस। जब आप निर्वचन कर रहे हैं, जब न्यायालय निर्वचन का काम कर रहा है, तब किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं उत्पन्न करे, ऐसा उसकी जिम्मेदारी होती है। इट एंश्योर्स कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी। न्यायालय को ये ऊपर जिम्मेदारी है, वो इंश्योर करना पड़ेगा उसको कि सारे कानून कोहेरेंट हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में है, हार्मनी में है, और ताकि वे लंबे समय तक कार्य कर सके। कुछ लीडिंग केस लॉस को देख लीजिए, शॉर्ट में यहाँ दे रखे हैं, डिटेल में आप लोग इसको पढ़िएगा। वेंकट रमन्ना देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1958 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि आर्टिकल 25 जो है राइट टू रिलीजन समझाता है, एंड आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इससे संबंधित है, मस्ट बी हार्मोनाइज सो दैट नथिंग ओवरराइड्स ईच अदर। इनको हार्मोनाइज करना चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर ये एनक्रोच ना कर जाएं, ओवरराइड ना कर जाएं। इसी तरह दूसरा केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का। इसमें आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को जो बताता है, और विथ फेडरलिज्म एंड डोमेस्टिक गवर्नेंस के साथ इसको हार्मोनाइज किया गया था। क्योंकि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन या ये डॉक्ट्रिन्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंटरप्रिटेशन से संबंधित रहते हैं,
मूलतः। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, इसके मेन जो इसके एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो होता है टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षण। दूसरा, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, जो बैलेंस होता है हमारे अधिकार और हमारे लाइबिलिटीज़ का, हमारी ड्यूटीज़ का, उसका बैलेंस बना रहे। और तीसरी मुख्य बात है प्रमोट जुडिशियल रेस्ट्रेन बाय अवॉइडिंग इनवैलिडेशन ऑफ प्रोविजन, जो जुडिशियल रेस्ट्रेन है, जो जुडिशरी लगाम कसती है, उसको वो प्रमोट करे ताकि इनवैलिडेशन जो है प्रोविजंस का ना हो सके। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू डिटरमाइन ट्रू नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ। यह एक लीगल प्रिंसिपल है हमारे संवैधानिक कानून का, जिसमें कानून का जो ट्रू नेचर है और उसका जो उद्देश्य है उसको समझा जाता है, उसको पता लगाया जाता है। यहाँ पे ट्रू नेचर को ही हम पिथ कहते हैं और पर्पस को हम सब्सटेंस कह सकते हैं। When there is a conflict of legislative competence between the union and state government, it is applied in federal systems like India and Canada. तो जब भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तब इनको इस डॉक्ट्रिन को लगाते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया किसी मुद्दे पे, उसी पॉइंट को लेके कंकरेंट लिस्ट का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है कानून और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। दोनों ही गवर्नमेंट्स ने अपना कानून बनाया, लेकिन जो सेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्टेड MPs एंड MLAs हैं, वो अलग अलग कॉम्पिटेंसी के लोग होते हैं। अब क्योंकि दोनों ही सेट ऑफ गवर्नमेंट्स में अलग अलग तरह के नेता, अलग अलग कॉम्पिटेंसी के लोग होते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, समझ आदि आदि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती है, जो एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, वो सब अलग होती है। इसीलिए जो वो लोग बैठ करके कानून बनाएंगे, उसमें भाषा में डिफरेंस हो सकता है, उसके थोड़ा पर्पस वाइज डिफरेंस हो सकता है। देयर कैन बी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्टैट्यूट्स, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। अब इस डिफरेंस की वजह से यदि कॉन्फ्लिक्ट कभी सामने आ जाता है उद्देश्य को लेकर के, उसके जिस मुद्दे को उन्होंने एड्रेस करने के लिए वो कानून बनाया, या फिर उस कानून बना करके वो जो परिस्थितियां ले आना चाहते थे उसको मद्देनज़र ऑब्जेक्टिव क्या था, इन चीज़ों को लेकर कभी भी अगर विरोधाभास जुडिशरी के सामने आ गया, तब फिर जुडिशरी को इंटरप्रेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। फिर वो देखेगा न्यायालय कि आप क्या संवैधानिक जो सर्कल है, जो संवैधानिक लिमिट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमारा समझ है, कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत फॉल करता है वो चीज़ ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है कुछ। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अवॉइड करता है हमारा जुडिशरी, और इसीलिए वो संविधान का संरक्षक भी कहलाया, गार्जियन भी कहलाया। तो यही सारी बातें हम इस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के अंतर्गत चेक करते हैं। की पॉइंट्स इससे क्या हैं? पर्पस मेन बात है। तो इट इज़ यूज्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर अ लॉ मेड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, सीम्स टू एनक्रोच अपॉन द डोमेन ऑफ द अदर। यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, दैट इज़ ओवरलैप बिटवीन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। तो इसका मेन की पॉइंट यही है कि जुडिशरी जानता है, मानता है, प्रिजम्पशन है कि कोई भी कानून जब बना है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाला होना चाहिए, बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा कानून आया है जिससे परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तनाव पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब कानूनों में कुछ गड़बड़ी है।
क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव से आपने बनाया है वो रिजल्ट में नहीं आ रहा है। सो वेयर अगर एक सेंट्रल या स्टेट कोई भी कानून बना रही है और उन दोनों में से किसी में भी ऐसा हो कि एक का इंक्रोचमेंट दूसरे के ऊपर हो रहा है, एक कानून दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, ओवरराइड कर रहा है, तब फिर इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मेन आइडिया जो इसके पीछे होता है कि ट्रू नेचर ऑफ लॉ फॉल्स विद इन द लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस, इट इज़ वैलिड। अगर लेजिस्लेचर ने अपनी पूर्ण योग्यता का उपयोग करते हुए जो ट्रू नेचर होता है लॉ का, ट्रू नेचर मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना चाहिए, मुद्दे का हल निकलना चाहिए, तब तो उसको वैलिड मान सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उसको इनवैलिडेट हो जाता है वो। हालांकि इनवैलिड करने की पावर नहीं है इनके पास, बट दे ट्राई टू हार्मोनाइज ऑल दिस, जैसा हम लोगों ने पहला वाला डॉक्ट्रिन पढ़ा है। बट यस, कट ऑफ कर सकते हैं, एक्लिप्स कर सकते हैं, उतने हिस्से को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। इस तरह से जुडिशरी आगे बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इस डॉक्ट्रिन का? पहला तो फाउंड इन आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल, इन दोनों को बेस बनाया जाता है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिस्ट 1, 2 और 3, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती हैं, जिसमें कि वो मुद्दे दिए रहते, वो पॉइंट्स दिए रहते, वो मैटर या इश्यूज दिए रहते जिस पर कि स्टेट अलग अपने कानून बना सकती है, यूनियन अपना अलग बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट्स कानूनों को ले आ सकती है। अगर सिंपल एग्जांपल के रूप में आप समझना चाहें तो इफ अ स्टेट लॉ ऑन पब्लिक हेल्थ incidentally touches upon trade and commerce, it is valid, it is still valid as long as pith and substance is public health. मान लीजिए स्टेट का कोई कानून है जो कि उन्होंने हेल्थ को लेकर के बनाया है, क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, वो किसी न किसी तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि यूनियन का सब्जेक्ट है, लिकर माने अल्कोहल, उसको टच कर जाता है। तब फिर स्टेट का जो कानून है वो तब भी वैलिड रहेगा जब तक कि वो अल्कोहल दवाई के रूप में काम आ रही है। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल का कुछ परसेंटेज दवाइयों में रहता है। तो जब तक स्टेट लॉ के अंदर अल्कोहल या लिकर, जो कि यूनियन का सब्जेक्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत फॉल भी करता है, परंतु स्टेट के सब्जेक्ट में केवल हेल्थ इश्यूज को कवर कर रहा है, दवाइयों के संदर्भ में ले रहे हैं, तो फिर ठीक है, वो वैलिड रहेगा पिथ एंड सब्सटेंस के हिसाब से। अगर इसके अन्यथा कुछ हुआ तो फिर यूनियन जो सब्जेक्ट है वो ओवरराइड कर जाएगा स्टेट सब्जेक्ट को, यानी कि यूनियन का कानून माना जाएगा और सेंटर का ओवरराइड हो जाएगा। केस लॉ इसमें जो है, जो मेजर है आप देख लीजिए। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस लॉ है। प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स 1947 का केस है। और जो लैंडमार्क एक बहुत केस है इसमें, द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस G चावला का 1959 का। इसमें इस वाले केस में जो चावला जी का केस था, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ लॉ मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड नॉट जस्ट इट्स इफेक्ट। तो ट्रू नेचर और जो कैरेक्टर है लॉ का, उसको हमें एग्जामिन करना है, परखना है, केवल उसके सिम्टम्स देख करके उस पर फैसला नहीं देना है। कुछ एक MCQs हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए, पिथ एंड सब्सटेंस के ही हैं ये। द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज प्राइमरीली यूज्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। द टर्म पिथ एंड सब्सटेंस रिफर्स टू
True nature and essence of legislation. Which article of Indian Constitution deals with legislative competence of Parliament and State? So that is Article 246. The doctrine of pith and substance originated in which country? तो आंसर है कनाडा. In which of the following cases was doctrine of pith and substance applied? तो इसमें स्टेट ऑफ राजस्थान और जी चावला के केस में अप्लाई किया गया था. इसमें आप एक और एग्जांपल इंक्लूड किया है मैंने, दैट इज़ करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 का, जिसमें ये अपहेल्ड किया गया था कि लॉ जो है पिथ एंड सब्सटेंस में होगा अगर वह नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से चले. A state law incidentally encroaching upon a union subject is valid if its pith and substance is within the state list. The doctrine of pith and substance is applicable when there is overlapping between union and state. तो pith and substance का हम जो एप्लीकेशन है वो तभी करते हैं जबकि कोई एनक्रोचमेंट हो जाता है यूनियन और स्टेट लिस्ट के कानूनों का. एक बहुत रीसेंट केस जो आप ले सकते हो 2010 का, ज़मीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें जो फैक्ट्स थे कि महाराष्ट्र लॉ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ डेंजरस पर्सन. तो महाराष्ट्र का जो कानून था उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन व्यक्तियों को डिटेन करने का, डेंजरस व्यक्ति जो होते थे खतरनाक वाले, उनको डिटेन करने का एक लॉ बनाया. तो इसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि इवन दो क्रिमिनल लॉ इज इन कंकरेंट लिस्ट, मान यद्यपि कंकरेंट लिस्ट में है क्रिमिनल लॉ, लेकिन द स्टेट लॉ वाज इन पिथ एंड सब्सटेंस रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, सो इट वाज वैलिड. लेकिन स्टेट लॉ वैलिड था क्योंकि वो पिथ एंड सब्सटेंस में रिलेट कर रहा था ज़्यादा. सो this was two doctrines we have done. One is doctrine of harmonious construction and the second one is doctrine of pith and substance. नेक्स्ट वीडियो में दो और लेंगे. इस प्रकार से करके 6 डॉक्ट्रिन्स हैं. सो अगले 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. कीप स्टडिंग. ब्लेस यू ऑल.